बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नः किरण विमलयरणेमि चंदम तिवण चंदम नमस्सामि। नमस्ते वंदे। चौथा ज्योतिर्लोक अधिकार है। इसमें अपन चंद्र और सूर्य बिंबों की संख्या कितनी है मध्यलोक में, पूरे ज्योतिर्गण की संख्या कितनी है उसको निकाल रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या किया, पहले गच्छ का प्रमाण निकाला, मतलब कितने द्वीप समुद्रों के सूर्य और चंद्र अधिक सबकी संख्या जोड़नी है, वो द्वीप समुद्रों की संख्या निकाली। फिर उसके बाद एक एक पुष्करवर समुद्र, आदि कौन सा है, पुष्करवर समुद्र है, वो शुरू वहाँ से लेकर के स्वयंभू रमन समुद्र तक के निकालना है। तो पुष्करवर समुद्र में कितने चंद्र है कितने सूर्य है इसका प्रमाण निकाला। फिर एक पुष्करवर समुद्र में जितने हैं उसमें कुछ ऋण मिला करके 64 ऋण मिलाया। फिर दूसरा वारुणीवर द्वीप, उसमें जो आई संख्या वो पुष्करवर समुद्र से चौगुनी आई, धन जो आया वो चौगुना आया और ऋण कितना मिलाना पड़ा, 2 गुना। तो इस प्रकार प्रत्येक द्वीप और समुद्रों में 4 गुणे संख्या होती है, मतलब एक एक ज्योतिर्बिंब के, चंद्र या सूर्य की। इस प्रकार स्वयंभू रमन समुद्र तक पूरी संख्या चौगुनी धन होता गया और ऋण जो है दुगुना है। तो उन सब धन का जोड़ किया और ऋण का जोड़ किया, सब धन का जोड़ किया तो वो जगत प्रतर और गुणित 11 और उसमें भाग जो है प्रतरांगुल पन्नठी 5292 और 1 के ऊपर 16 शून्य, इतना धन आया हुआ है। और ऋण निकाला अलग से जो दुगुना होता गया है, उस ऋण को भी सूत्र के माध्यम से निकाला। तो वो जगत श्रेणी और सूच्यंगुल भागिले 1,07,68,000 और 7, इतना उसका भागार में है। तो ये ऋण निकला। और फिर पहले जो 5 द्वीप और समुद्र छोड़ दिए हैं वहाँ के द्वीप और चंद्र सूर्य की संख्या भी मिलानी है। ये तो हिसाब से आ गए ये सब चंद्र सूर्य, और वहाँ कुछ हिसाब नहीं है। वहाँ जम्बू द्वीप में 2 हैं, तो लवण समुद्र में 4, दातकी खंड में 12 और इसमें कालोदरी समुद्र में 42 और पुष्करार्ध आधा पहला द्वीप है अभ्यंतर, मतलब मनुष्योत्तर पर्वत के भीतर का, तो उसमें 72 है। तो इन सब की संख्या को जोड़ना है, वो सब 132 होते हैं। और आगे पुष्करार्ध द्वीप है उसका भी अलग से निकालना, उसमें पहले वलय में 144 है, तो अंतिम विलय तक 4 बढ़ते गए हैं। तो ऐसे 8 वलय हैं, तो वहाँ उसका जोड़ किया तो उसको भी अलग से अपने निकाला। तो वो कितने हुए, 1152 हुए, नहीं 1152 आदि धन हुआ और चय धन 112 हुआ। ये दोनों मिला करके वहाँ संख्या हुई। और 132 तीनों को जोड़ते तो 1396 होते हैं। अपन कल जोड़ किया था पूरा। ये अभी वो जो द्वीप समुद्रों की अपने चौगुनी संख्या लाए उसमें ये मिलानी है संख्या, ये उसमें मिल जाएंगे। तो 1396 जो है वो एक एक सूर्य चंद्र वगैरह है। लेकिन वहाँ देखते हैं तो सूर्य कितने हैं, ये जो निकाले सूर्य और चंद्र की संख्या परिवार उसका निकालेंगे तो उसमें एक सूर्य लिया एक चंद्र लिया, लेकिन एक सूर्य और एक चंद्र का के ग्रहों का प्रमाण कितना है, 8 ग्रह 88 है और नक्षत्र 28 है और तारा कितने हैं 66, हाँ 66,975 कोड़ा कोड़ी, हाँ इतने तारा है, एक एक चंद्र संबंधी, हाँ एक एक चंद्र संबंधी। बराबर, महत्व की बात समझ में आए तो बहुत समझ में आए। फिर इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ने पर मतलब यहाँ पर एक एक को करेंगे। 1300 कल किया था, एक बार खाली करना है तो इन सबको
तो 5 द्वीप समुद्रों के पूरे चंद्र और सूर्यों की संख्या कितनी हुई वहाँ, ये सब किया था ना। 1396 को 1 से गुना किया, फिर फिर चंद्र हुए, क्योंकि इतने चंद्र हैं, इतने सूर्य है, और एक सूर्य चंद्र संबंधी नक्षत्र 28 है, और ग्रह 88 है, इसको 88 से गुना किया था, और तारा जो है 66,975 कोड़ा कोड़ी, उसके ऊपर 14 0 आ जाएंगे। तो इतने ये तारा है। तो इन सब की संख्या जोड़नी है उसमें, जो बाकी के द्वीप समुद्रों की जो संख्या निकालेंगे तारा और उसके, उसमें ये ज्योतिर्गण जोड़ना है। तो उसके लिए क्या क्या इन सब का जोड़ के इसका ये कोड़ा कोड़ी लिखना है, इसके ऊपर कोड़ा कोड़ी। तो इन सब का जोड़ करने के बाद कितना आया है, 9,34,971, पुनः उतने हजार करोड़, और ऊपर 1,64,728 आया लास्ट में। इन सब का जोड़ करते हैं ना, तो कितना आता है, इसका गुना किया तो कितना आया, 9,34,971। इसके ऊपर 10 0 देंगे, नहीं से मतलब इसके ऊपर 16 0 आएंगे, 16 0 आएंगे, और उसके इनको मिलाएंगे तो वो भी मिलाएंगे ना इसमें, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने तारा हुए सब 5 द्वीप और समुद्रों में मिला, तारा और सब मिला कर ताराओं की संख्या केवल इतनी हुई। और इसमें ये ऊपर के 4 मिलाएंगे, उसके इनकी संख्या कितनी हुई, गुना करने के बाद 1,64,728 होती है। 1,728 है ना, 4 6 और 16 इसमें मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो समस्त ज्योतिर्गण की संख्या आएगी कहाँ, 3 द्वीप और 2 समुद्रों में। 971 का गड़बड़ है, 971 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे 0, और फिर ये 1 4 7 28, इतनी संख्या 3 द्वीप और 2 समुद्र में, इतने सब मिला करके ज्योतिर्गण है। अपन बोले तारा कितने हैं, बहुत सारे तारा ही हैं, उसका सब आगे आने वाला है। और तो ये राशि उसमें मिलानी है, धन राशि में मिलानी है, और ऋण राशि को माइनस करना है धन राशि में से। धन राशि कितनी आई थी अपने, अब इसका प्रयोजन नहीं, इसलिए इसको मिटाते हैं। जगत प्रतर गुणित 11, पहले अपना ऋण कितना है, ऋण में ही मिलाएंगे, ये इधर रखती हूँ, धन रखती हूँ, जगत प्रतर गुणित 11 बटे प्रतरांगुल गुणित 65, 65,536, 65,536, और इसके ऊपर 5,292 गुना 1 के ऊपर 16 0, खाली ऊपर 16 0 लिया तो भी चलेगा, 16 0 इसके ऊपर, वो गुना करें तो 1 तो हट जाएगा ना। तो इतनी अपनी धन राशि है, इसमें ये धनराशि मिलाना है, लेकिन इसकी ऋण राशि भी है, और ऋण राशि अपन ने निकाली थी, दुगुनी दुगुनी है, वो कितनी है, इधर लिखते हैं, जगत श्रेणी माइनस बटे सूच्यंगुल, संक्षेप में लिखती हूँ, सूच्यंगुल गुणित 7,68,000 और 1 लाख और 7,
1,00,000 गुना 7। उसमें कुछ माइनस भी राशि आई थी क्या? नहीं, इतनी ही है ना, बराबर है। हाँ, अब इसमें से ये धन राशि जो है वो माइनस कर दो, उतना ऋण कम हो जाएगा। तो जितना ऋण बचेगा वो उसमें से घटाएंगे। तो इसमें ये माइनस करना है। 9,34,971 और ऊपर 10 जीरो, जो है संख्या सब 10 जीरो, और लास्ट में क्या है 16 28। कुछ रह गया क्या? बराबर है ना। हाँ, ये 0 10 लिखना है यहाँ पर, ये 10 लिखना। 16,1,64,728, बीच में 10 जीरो आएंगे ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऋण संख्या है। तो अब यहाँ पर इसमें से घटाना है, तो छेद समान करना पड़ेगा। छेद समान करने के लिए फिर इसका भाग देंगे और इसका गुना करेंगे ऊपर। यहाँ पर ये सब जीरो है, समझो। 1 2 3 10 हो गए जीरो। गुना सब जो नीचे है वो आएगा सूच्यंगुल, संक्षेप में लिखती हूँ। 7,68,000 गुना 1,00,000 गुना 7, और वो भाग में भी आएगा सब। सूच्यंगुल 7,68,000 गुना 1,00,000 गुना 7। तर हे बरोबर लावलंय ना पिन त्याला, आत बसले ना। अब इसमें माइनस करना है तो छेद समान किया, अब समान समान संख्या निकालो, फिर उसके बाद सब माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल नीचे का छेद समान होगा। सूच्यंगुल गुणित 7,68,000 गुणित 1,00,000 गुणित 7, और ऊपर जगत श्रेणी माइनस में वो सब संख्या आएगी पूरी, इधर पूरी संख्या आएगी, वो ये सब पूरी संख्या इसमें ब्रैकेट में आ जाएगी। म्हणजे माइनस करायचं ना, जगत श्रेणी में से माइनस करेंगे उसको, मतलब है वह संख्या सूच्यंगुल, ये सब मिला सूच्यंगुल है ना वहाँ पर, और बाकी सब संख्या ही है। 7,68,000, 1,00,000, 7, और ये 9,34,971,000 करोड़, और 1,64,728, ये सब संख्या जो है संख्या थी है। तो इसलिए इसको सबको संख्या सूच्यंगुल मान करके जगत श्रेणी में से संख्या सूच्यंगुल में घटाओ। सूच्यंगुल ये ऋण राशि हुई। हाँ, अब ये ऋण राशि धन राशि में से माइनस करना है। हाँ, जो बची हुई है वो। इसको मिटाते हैं। तो ये जगत इधर ही ऊपर लिखती हूँ, माइनस इतना, ये जगत श्रेणी, शायद मुझे लगता है संख्या सूच्यंगुल उन्होंने अलग, उसमें से ऋण राशि है ना, तो धन राशि में घटाना है। तो ऋण राशि में ये इसका ऋण है जगत श्रेणी, और जगत श्रेणी का ऋण ये है संख्या सूच्यंगुल, तो ऋण का ऋण राशि का धन होता है। इसका ऋण ये है और इसका ऋण ये है, तो इसलिए संख्या सूच्यंगुल है वो संख्या सूच्यंगुल रूप ऋण को अलग स्थापित करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऋण का ऋण राशि का धन होता है। इसलिए संख्या सूच्यंगुल को अलग रखा, वो उसको जोड़ेंगे बाद में।
तो जोड़ा नहीं, ऐसे माना है खाली। ये धन राशि, ये ऋण राशि, और इसकी ये ऋण राशि की ऋण राशि, और ऋण का ऋण राशि का धन होता है। ये जगह श्रेणी में से पहले जगह श्रेणी पूरे घटा दो और संख्या सूच्यंगल वापस मिलाएंगे उसमें। इसलिए संख्या सूच्यंगल को अलग रख दिया। ये धन है। और शेष बची हुई जो ऋण राशि है वो इस धन राशि में से घटाएंगे। तो जगह श्रेणी बटे सूच्यंगुल गुणित 7,68,000 गुना 1,00,000 ही हो गुणित 7। इस धन में से ऋण घटाना है। तो यहाँ पर उसका छेद समान करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रतरांगुल है, वहाँ सूच्यंगुल है। यहाँ पर 6536 है, यहाँ 5200, ये 99 और उतने ऊपर गुणकार है वो। तो इसका क्या करेंगे, उसमें ऋण राशि में उसका ये करेंगे समान छेद। हाँ, तो क्या किया वहाँ पर एक सूच्यंगुल तो है, सूच्यंगुल से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर सूच्यंगुल है, यहाँ प्रतरांगुल है, तो और सूच्यंगुल से गुना करना पड़ेगा। और सूच्यंगुल गुना 7,68,000 दिले ना, 7,68,000, उसी से पन्नटी बनी है ना। ये जो बना है पन्नटी और 5,292 वो किससे से बने थे? 7,68,000 का 768 में से 256 गुना 3 किया था, पुनः 256 गुना 3 किया था। तो 256 का एक किया गुणकार किया तो 536 आया था। और तो इसीलिए वो इतनी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए ना, ये भागाहार में जितनी कम है ना उतनी यहाँ पर ले रहे हैं। तो जो पहले इसका था ना वैसा ले रहे हैं वहाँ पर। सूच्यंगुल और 7,68,000 और गुना 64 गुना 3 गुना 1 के ऊपर 1,00,000 आएगा, और गुना 7,68,000 गुना 1,00,000। वहाँ पर 1,00,000 का वर्ग था ना, पहले 7,68,000 का वर्ग था, 1,00,000 का वर्ग, और उसी का ये आया है ना, ये जो रूप आया है तो पहले 1,00,000 का वर्ग था, 7,68,000 का वर्ग था, और उसके ऊपर 64 गुना 64 था। हाँ 4 हाँ, और 7 गुणिले 7 था। हाँ, तो वो जितना कम है उतना यहाँ पर एक बार तो है यहाँ पर ये सब पूरी संख्या, तो इसलिए उतनी ही वापस 2 गुने एक बार लेने पड़ेंगे। तो सूच्यंगुल गुना 7,68,000 गुना 1,00,000 गुणित 7 गुणित 64 एक दिया ना, 64 न गुण लेना, पहले लिया है ना, 64 एक बार चाहिए ना। नहीं, तो ये पूरा करेंगे तो यहाँ पर ये राशि और ये राशि समान हो जाएगी। सूच्यंगुल गुना सूच्यंगुल प्रतरांगुल हो जाएगा, और 7,68,000 गुना 7,68,000, 1,00,000 गुना 1,00,000, 7 गुना 7 और 64 गुना नहीं वो करेंगे ना, ये छेद समान हो गया तो इसको ऊपर भाज्य राशि से भी भाग गुना करना पड़ेगा। सूच्यंगुल 7,68,000 गुना 1,00,000, जितना संख्या नीचे भाग दिया अपन ने उतनी संख्या से ऊपर गुना करेंगे, 64 गुना 7। मतलब यहाँ पर ये दोनों का छेद समान करने के लिए इतनी संख्या को भाज्य राशि से गुना करेंगे और भागाहार राशि से भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या युक्ति लगाई है कि पहले
ये प्रतरांगुल गुणिले 7,68,000 का वर्ग, 1,00,000 का वर्ग और 64 का वर्ग और 7 का वर्ग, ऐसा था। तो जितना कम है उतना यहाँ पर पुनः वो लिखा सूच्यंगुल। वो 2 का गुणकारक आया था और ये 2 का गुणकारक आया था और ये 4 के गुणकारक आया था ना, तो इसी का वर्ग आया था। तो जितनी संख्या है उसका वर्ग करने के लिए पुनः वापस उतनी संख्या रखनी पड़ेगी ना। और 64 ऊपर वो जगत प्रतर का था, वो काट दिया था, इसलिए एक बार ही 64 लिखा है, उसका अपवर्तन कर दिया था ना, तो इसलिए एक बार 64 लिखा है। तो इतना करने के बाद ये दोनों का छेद समान होगा। तो छेद में क्या आएगा, प्रतरांगुल गुणित 65,500, मतलब इस उसका भी निकालेंगे तो यही आएगा, पूरा गणित करेंगे ना, उसका 7,68,000 का और उसका 1,00,000 2 बार गुना है, 64 गुना 7 है, तो उन सब का ये करेंगे तो इतना ही उत्तर आएगा, क्योंकि 49 आएगा, 64 गुना आएगा, तो 256 के 3 आएंगे, 3 तिया 9, ये सब इसको अपन करेंगे ना, सूच्यंगुल गुना सूच्यंगुल प्रतरांगुल हो जाएगा। फिर 7,68,000 गुना 7,68,000 है, उसमें 256 गुना 3, 6 0 तो अलग करेंगे, मतलब 16 0 अलग होंगे, 1,00,000 के 5 0, पुनः 1,00,000 के 5 0, 7,68,000 के 3 0 और दूसरे थे 7,68,000 के 16 0 हो गए। यहाँ पर 16 0 वैसे ही 16 0 हो जाएंगे। और 256 गुना 256 है, मतलब और 3 गुना 3 है, तो 256 गुना 256 वो 65,536 हो जाएगा। और शेष क्या बचा, 3 गुना 3 और 7 गुना 7 मैंने 49, मतलब यहाँ लिखती हूँ 9 गुना 49 गुना 64, इतना करेंगे 5,292 आ जाएगा बराबर। और 16 0 है ऊपर, इसका सबका गुना करेंगे परस्पर, तो कितना आएगा 5,292। आप करके देखना आपके पास। हाँ कहाँ पर 49 है, 7 गुना 7, इधर 7 है, उधर 7 गुना किया, 64 का गुना किया है, और 9 है, 256 के 3 गुना 3 9 है, तो इनका गुना करेंगे तो बराबर 981 के साथ में जब 64 गुना करेंगे तो 4 आएगा, और ये 5,292 में कैसे आएगा? नहीं आएगा। और एक 3 रह गया है, और एक 3 रह गया है, हाँ, और एक 3 का गुना करना पड़ेगा, हाँ, और एक 3 का रह गया इधर, 3 का समुच्छेद करना है, नीचे भी 3 का गुना करेंगे। वो मेरू पर इसके राजू के अर्धच्छेद में से 3 कम किए थे ना, जगत श्रेणी के अर्धच्छेद में से 3 कम किए थे, वो 3 आएगा, तो यहाँ इसलिए 3 गुना और हो जाएगा। हाँ, वो संख्या आई थी ना नीचे और ऊपर, तो उसमें वो भागार में थी ना, यहाँ पर उसी का 5,292 आया है ना, सब मिला करके अब आएगा ना बराबर। इसलिए मैं बोलेगा आपके पास मोबाइल है तो जब जल्दी से करो, आपके पास नहीं है इन लोगों के पास। हाँ, वो पहले लोगों के तो बुद्धि कंप्यूटर था, आगे बुद्धि का कम कंप्यूटर कर रहा है, तो बुद्धि का कम हो गया, मैंने बुद्धि पर जंग चढ़ गया है। तो क्या आया यहाँ पर, प्रतरांगुल गुना 65,536 गुना 5,292 के ऊपर 16 0, और ऊपर क्या आएगा, जगत प्रतर गुना 11 माइनस जगत श्रेणी, और ये सब जो है ना ऊपर का गुना करेंगे तो वो संख्या सूच्यंगुल हो जाएंगे।
ये संख्या सूच्यंकुल है ना, तो मतलब ये जो संख्या है, ये जगत श्रेणी गुणित इस सबको संख्या सूच्यंकुल जैसे पहले किया था उन्होंने, वैसे ये सब आगे के संख्या सूच्यंकुल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इतनी संख्या आई, वह एक मान करके आई हुई है। अब ये इतने चंद्र, इतने सूर्य, इससे 28 गुना नक्षत्र, 88 गुना ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा, ये इसको गुना करना पड़ेगा इस संख्या से। ये संख्या जो है इसको ये देखिए संख्या सूचन अलग रखा था। हाँ, वो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस भी है ना, वो राशि इसमें से कट हो जाएंगे। वो ये ऋण राशि है, ये ऋण राशि है ना, उसमें से वो माइनस कर देंगे तो थोड़ा ये और कम हो जाएगा, ऋण कम हो जाएगा। जगत श्रेणी गुणित संख्या सूच्यंकुल है ना, संख्या सूच्यंकुल धन है वहाँ पर। मायनस प्लस हे सगळं निघूनच जाते तसं तर. फक्त जगत प्रतर गुणिले 11 आणि प्रथम गुणिले 15 गुणिले 5292 नहीं नहीं, उसका भी निकल जाएगा, वो आगे का भी निकल जाएगा। संख्या जाएगा पूरा, संख्या सूचन में चला गया सारा, वो भी राशि वहाँ पर जगत श्रेणी गुणा संख्या सूचकांक बटे प्रथम गुणिले 15 गुणा 5292 पूरी संख्या निकल जाएगी। जो माइनस है इसमें से माइनस है वो प्लस है ना, वो उसको अलग रखा। इस ये जो माइनस राशि है ना, उसको ये अलग रख दिया उसको। ये पूरी नहीं जाएगी, कुछ और कम हो जाते, कुछ थोड़ी कम हो जाएगी, पूरी नहीं कम हो जाएगी, तो थोड़ा और कुछ कम ऐसा करके लास्ट में बोलेंगे उसको। हाँ, तो ये हाँ, ये जगत श्रेणी गुणित संख्या सूच्यंकुल है ना, ये ऋण राशि, इसको कुछ कम मान करके अलग रख दो, बस इसको कुछ कम कर देंगे। अब इतनी संख्या है, समझो कि एक चंद्र की या एक सूर्य की, लेकिन यहाँ पर सब मिला करके कितने हैं, तो इस ये संख्या रख करके कभी 1 से गुना करेंगे, पुनः 1 से गुना करेंगे, पुनः 28 से गुना करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे अपन। गुणकार सब एक साथ जोड़ो और एक साथ गुना करो ना। एक गुणकार से गुना करना है, फिर एक गुणकार से गुना करना है, फिर 2 से गुना कर, नहीं 2 से नहीं, 28 से, पुनः 88 से, और पुनः 66,975 कोड़ा कोड़ी ये लेना है। इन सब गुणकारों को जोड़ो तो कितना आएगा? ये 88 और 90 हो गया, 190 और 118 हो गया, और 118 उसमें जोड़ेंगे 66,975 में, कोड़ी में 9, 118 हो गए ना, हाँ लास्ट में। हाँ, तो इसका गुणकार आएगा 66,975 कोड़ी। इसमें अब लास्ट की 3 0 कम करो, 14 0 है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 118 लिखो। ये इन सब का जोड़ हुआ है, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा, इन सब का जोड़ किया तो इतना आया, उसको लिखा यहाँ पर। और इन सब को एक एक को अलग अलग जोड़ करना था ना, सब गुणकारों का जोड़ किया और उसको एक साथ गुना किया। तो संपूर्ण द्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्रों में जितने ज्योतिर्देव है उनकी संख्या आएगी। ये तारा थी ना 66,975 कोड़ी तारा है, और ग्रह 88 है, नक्षत्र 28,
एक चंद्र, एक सूर्य, सब मिला करके 118 हो गए। तो 118 जोड़ दिए उसमें, तो उसको गुना किया एक साथ। अब यहाँ पर ये इसका ए बी अंक की संख्या है और ए बी अंक की संख्या है। ए 20 अंक है और ए 20 अंक है। 11 जीरो लगाया तो 14 जीरो नहीं। कहाँ पर? वो 118 है ना, 118 गए ना, वो जीरो उसमें जोड़ दिया ना, उसमें जोड़ दिया तो 118 है ना, तो 3 उसमें आ गए। तो ये भी 20 अंक प्रमाण संख्या है और ये भी 20 अंक प्रमाण संख्या। 11 से गुना करने पर, इसको अपन 11 से गुना करेंगे तो ये 20 अंक प्रमाण संख्या आएगी। 11 से गुना करने पर कितनी संख्या आती है वो लिखते हैं। जगत प्रतर, इधर से लिखते हो तो थोड़ा, इसको 11 से गुना करो, इसको इधर से गुना करेंगे ना। 11 उधर से करते क्या? कैसे कर लो तो इधर से कर 11 हाँ 88 हाँ 88 हाँ 11 अट्ठे 88। अच्छा 8, 11 इक्के 11 और 8 9 19 1 11 के 12 हाँ 11 और 11 1 12 पूरे 12। अब यहाँ पर 0 या 11 है तो 10 हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 होंगे। फिर 11 पंचे 55, 5 हाथ 5, 11 सत्ते 77 5 82 2 अच्छा 8, 11 90 99 और 8 107 10 11 सख 66 और 10 76 7 अच्छा 11 सख 66 और 7 73 आहे क्या बरोबर? हाँ इतने। तो ये 20 अंक संख्या है, 20 अंक प्रमाण। और यहाँ पर जो नीचे यहाँ लिखती हूँ पहले, गुना जगत प्रतर है। प्रतरांगुल गुना 65,536 गुना 5 2 9 2 और 16 बार 0 आएंगे। तो ये 20 अंक प्रमाण है और ये भी 20 अंक प्रमाण संख्या है। तो इसको हाँ न गिनते हुए इसको अपवर्तन कर दिया। तो ज्योतिषी देवों की संख्या कितनी आई? जगत प्रतर भागिले पन्नटी प्रतरांगुल, पन्नटी प्रतरांगुल ऐसा बोलते हैं। मतलब प्रतरांगुल का ऐसे 4 है ये चिन्ह और 65 ये ऐसा बोलते हैं। तो इसकी संदृष्टि अल्प ये जगत प्रतर है और ये 4 और पन्नटी, इतनी संदृष्टि आती है ज्योतिषी देवों की संख्या की। जैसे वंतरों के बताए थे ना, जगत प्रतर को 3 संयोजनों के वर्ग का भाग देना, ऐसे जगत प्रतर को पन्नटी प्रतरांगुल का भाग देना। तो ज्योतिषी देवों की संख्या मतलब सबसे अधिक ज्योतिषी देवों की संख्या है। जितने भी सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है उसमें सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव है। सब देव नारकी तिर्यंच सबसे भी ज्यादा वो ज्योतिषी देवों की संख्या है सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त में। हाँ 4 में प्रतरांगुल होता है, ये पन्नटी का संक्षिप्त चिन्ह है और ये जगत प्रतर है ऐसे। अब यहाँ पर ये ज्योतिष देवों की संख्या है। अपने को ज्योतिर भवन में जिन बिंब कितने वो निकालना है ना। तो संख्यात देवों में एक बिंब। हाँ तो मुझे अब और भी शंका है, अभी किसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक चंद्र है तो चंद्र के तो और भी विमान में देव नहीं होंगे, अकेला चंद्र एक ही देव होगा। ये तो परिकर उनके तो विमान अलग अलग है ना, सबके ग्रहों के नक्षत्रों के और ताराओं के सबके विमान अलग अलग हैं।
तो एक चंद्र का फिर पूर्ण चंद्र का इतना बड़ा एक योजन का विमान, उसमें एक चंद्रदेव अकेला बैठेगा या उसकी केवल देवियाँ होगी? ऐसा हो सकता है, एक अकेला चंद्र देव और उसकी सब देवियाँ उस विमान में होगी, देवी भी होगी ना उनकी सब, ये सब चंद्रमा के परिवार है ये सब। पूरा मिला करके ये। लेकिन इतने ज्योतिर्बिंब अलग अलग है ना, ये ऐसा मेरा कहना है, ये देवों की संख्या ना हो करके। उनका परिवार पूरा बताया। हाँ, परिवार मतलब कि जहाँ पर एक चंद्र है तो वहाँ पर 28 नक्षत्र अलग अलग उनके विमान है, 28 ग्रहों के विमान अलग अलग है, लेकिन एक विमान में देव बहुत सारे होंगे ना। हाँ, और हर एक विमान में ज्योतिर्बिंब होना चाहिए, तो जितने ज्योतिर्बिंबों की संख्या निकाली उतने ही जिनबिंब होना चाहिए। ऐसा मेरा कल चिंतन हुआ कि इसको वो क्यों बांटते हैं कि संख्या देव में एक जिनबिंब तो इतने में कितने होंगे, तो संख्यात का भाग दिया इसको, मतलब इसकी अपेक्षा से मैंने हर ज्योतिर्बिंब में नहीं होंगे क्या जिनेंद्र भगवान के इतने ये जो निकाले हैं ना, ये तो जो बिंबों की संख्या हुई, देवों की संख्या नहीं हुई। ऐसा मेरा मतलब चिंतन हुआ। ये पूरा एक एक नक्षत्र एक एक ये इतने बताए ना, इतने चंद्र है, इतने सूर्य है, इतने तारा है, तो उतने विमान ही भी उतने हैं ना, और उस विमान में उनकी देवियाँ उनके देव और अलग हो जाएंगे ऐसा। लेकिन ऐसा मतलब ये लगता है कि वो सब विमान में वो एक ही देव होगा, ग्रह जो है एक अकेला होगा और उसकी देवियाँ होगी, दूसरे देव नहीं होंगे उसमें, क्योंकि अभी लेकिन उसमें भी वो आता है ना ज्योतिष देव में भी वाहन देव वगैरह, अभियोग्य, अनिक, किलविशिक, ये सब होंगे ना, तो उनकी संख्या क्या बताइए, तो बिंबों की संख्या हुई ना, तो और ज्योतिष देवों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मेरा हुआ। तो ये जो ऋण भी कम वगैरह करना है तो उसको हो जाएगा ऐसा। मतलब जो निकाला है वो देवों की संख्या ना हो करके उन विमानों की संख्या है, मेरा कहना है। ये सब पूरा ही, हाँ, जो भी अभी गणित किया अपन ने वो बिंबों की संख्या की ना, देवों की संख्या ऐसा कोई कहाँ उनको एक एक को देव मान करके समझो तो वो देवों की संख्या कहेंगे, लेकिन एक विमान में एक ही देव थोड़ी होगा, और कई देवियों की गिनती तो की ही नहीं है उन्होंने, देवों की संख्या देवों में अलग बताते ही नहीं है। तो उसके जो ये है खाली त्रयस्रंशर लोकपाल छोड़ करके बाकी के सब है ना, उनके प्रकीर्णक, उनके जो सामानिक और वाहन देव, अभियोग्य, किलबिशिक और जो नगरवासी जन, वो सब वो भी लेना चाहिए ना देवों की संख्या। ये ज्योतिर्बिंबों की संख्या कहेंगे तो बराबर है ऐसे। इसलिए अभी सब प्रश्न थोड़े से रह जाते हैं, फिर देखते हैं कभी इसमें तिलय पन्नति वगैरह में देख लेंगे। आगे अब वही प्रमाण यहाँ आगे की गाथा में बता रहे हैं कि हाँ, ये इसका क्या किया, त्रैराशिक किया उन्होंने कि इतने ज्योतिर्बिंब है तो जिनबिंब कितने हैं, तो संख्यात देवों में एक जिनबिंब, ते विमानच घ्यायचं त्यांचं। हाँ, ये इतने विमान ही होंगे, विमानों की संख्या त्याला मग तेच म्हणायला लागले की मी देवांची संख्या असं म्हणतात ना, ते बिंबों की संख्या मतलब विमानों की संख्या लेनी पड़ेगी। और फिर वो त्रैराशिक करके ऐसा निकालते कि संख्या देव में एक बिंब, तो जगत प्रतर भागिले पन्नटी प्रतरांगुल देव में कितने बिंब, तो उसको संख्यात का भाग दिया, त्रैराशिक किया। तो कुठे गेलं डस्टर, गिर गए हे नव्हे दुसरं, ह्याचं पांढरं उठते। प्रमाण राशि संख्या देवों में फल राशि
एक बिंब है, एक जिन बिंब है, जिन बिंब लिखो। तो इतने देव में जगत प्रतर, अभी इसमें लिखती हूँ संक्षेप में संदृष्टि में, पन्नट्ठी प्रतरांगुल, इतने देव में कितने होंगे? संख्यात के लिए संदृष्टि ऐसी है। तो जगत प्रतर भागिले पन्नट्ठी प्रतरांगुल भागिले संख्यात, इतने जिन बिंब है, इतने जिन मंदिर, जिन चैत्यालय है। लेकिन मेरा और वो कहना था कि हर विमान में एक होना चाहिए ऐसा जिन बिंब। तुम्ही म्हणताय तसं ते प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक एक, सूर्यामध्ये एक, चंद्र एक, बाकीच्या प्रत्येक ग्रहामध्ये एक, नक्षत्राचे जे प्रत्येक संख्या सांगितली 16 तर त्याच्यामध्ये एक एक होना चाहिए ना सभी में एक एक जिन बिंब, क्योंकि वो अपने जिन बिंब को छोड़ करके दूसरी जगह जाते ही नहीं है। देव विहार करते हुए जाते होंगे तो पता नहीं, उनका जो दूसरा वैक्रिक शरीर एक करके भेजते होंगे विहार के लिए, जा सकते हैं ना। वो विमान में तो रहेंगे ही और विहार करने के लिए भी जाएंगे, तो दूसरा ये लेकर के जाएंगे। हाँ, वैक्रिक शरीर दूसरा उत्पन्न करके, वैक्रिक समुद्घात करके विहार करके वो जा सकते हैं। तो इतने क्या हुए हैं, इसलिए वो शुरुआत में उन्होंने मंगलाचरण में कहा ना कि इन्हें जिन बिंबों को हमारा बेसद 56 अंगुल कदी, अपन उसका भी मंगलाचरण करना चाहिए, वो रोज करते नहीं। हाँ, बेसद 56 अंगुल कदिहिद पदरस संक भाग में दे जो इस जिनिंद गे है, ऐसा उन्होंने कहा था। 256 के अंगुल के वर्ग से जगत प्रतर को भाग दे करके संख्यात का भाग देने पर ज्योतिषी जिनेन्द्र गेह मतलब जिन बिंबों का प्रमाण आता है, उनको मुझे मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार पहले मंगलाचरण में कहा था आचार्य ने, वही संख्या यहाँ पर निकाली। इसमें कुछ कम ऐसा समझो, क्योंकि वो ऋण जो अपन ने हटाया वो कुछ कम है ऐसा। आगे अब यहाँ पर एक एक चंद्र परिवार में कितने ग्रह नक्षत्र तारका होते हैं वो लिया है यहाँ पर, वो गाथा में बता रहे हैं। अभी अपने अभी बताया था, वही गाथा के माध्यम से बताते हैं। 362 नंबर की गाथा है। 28 गहरे खातार कोड कोडीणम 56 सहस्राणीय 950 चंदे। 28 28 मतलब 88 और 28 क्या है? गह रेखा, ग्रह 88 है और रग नक्षत्र 28 है, मतलब एक एक चंद्र संबंधी लेना परिवार। तारा कितना है? कोड़ा कोडीनम, कोड़ा कोड़ी कितने? 56 सहस्रानीय 66,000 900 65 मतलब 75 66,975 कोड़ा कोड़ी इतने तारा है। और चंद्र और सूर्य एक एक है, एक ही चंद्र, एक चंद्र में इतना सब परिवार है। एक चंद्रमा के परिवार में इतने ग्रह, इतने नक्षत्र और इतने तारागण हैं। सूर्य एक वो अलग ही है ना, सूर्य मतलब एक प्रतिन्द्र है। अब आगे 88 ग्रहों का नाम 8 गाथाओं के द्वारा बता रहे हैं। ये पहले उन्होंने विशेषार्थ में बताया था, वो यहाँ पर गाथा में ही बताया है। यहाँ से उन्होंने सूर्य आहे खरं, ते पहिला सांगितलेलं आहे ना त्यांनी, पहले बताया है उन्होंने। जितने चंद्र है उतने ही सूर्य है, तो एक एक चंद्र संबंधी बाकी जो है वो बताया अभी। हाँ, काल विकालो लोहित नामो कणय कणय संठान
अंतरदोत कवयव दुंदुभिरत्त निहरुव निभासो नीलो नीलभासो अससठान कोसकंसादि वण्णा कंसो शंखा दिम परिमाणो यशंख वन्नोवि तो उदय पंचवन्ना तिलोय तिलपुच्छ छार राशियो तो धूम धूम के दिगी संठानन्नो कलेवरो वियडो य भिन्न संदिगंठी माणचयुपाय विज्जुजिह्वनभा तो सरिसनिलय कालय कालादिकेवो अणयक्खा सिंहावो विपुल काला महकालो रुद्रनाम महरुद्धा संतान संभवक्खा सौवट्टि दिशाय सन्ति वत्थूणो निच्चल पलंबनिमं तज्जोदिमन्ता स्वयंपहो होदि बासुरविरचा तत्तो निदुःखो विदसोगो सीमंकर खेमंबय विजयादिचौ विमल तत्थाय विजयिन्नु वियसो करी कट्टिगी जड़ी गग्गी जाल जल केदु हेदु खीरस गहाय भाव गहो कुजसनी गो सुख गुरु गान नामानि 88 नाम कभी याद किया चलने पता नहीं। हाँ। पहला है कौन काल विकाल, फिर है लोहित नामा लोहित नाम वाला, तीसरा है कणयख कनय नाम वाला, फिर है कणय संठान मतलब कणक संस्थान, फिर अंतरद कवयव कच्चे यव केले त्याने कवयव दिया यहाँ पर कच्चे यव कवयवच दिले उन्होंने हिंदी में कच्चे यव किया उसका कवयव है ना कच्चे यव नाम किया है उसका। फिर दुंदुभी नाम है रक्त निभ निभ लगाना है रक्त निभ रूप निभ दो ये ना रत्तनिह रुव निभास रक्तनिभ और फिर रत्ननिभ केलं रक्त नहीं रत्ननिभ और रूप निर्भास। फिर नील नीलभास नीलाभास, फिर फिर ठान मतलब अश्वस्थान अश्व अश्वस्थान कोस कोशी नाम देंगे कंसादि कंस वर्ण वन्ना लगाना कंसादि वन्ना मतलब कंस वर्ण कंस शंखादिम परिमाण शंख परिमाण शंख वर्ण। फिर तो उदय उदय नाम है पंचवर्ण ये नाम है तिल तिलपुच्छ क्षार क्षार राशि मतलब क्षार राशि धूम धूमकेतू नंतर काय केले एक संस्थान एक संठान म्हणे एक संस्थान कलेवर विकट विकट नाम है हाँ धूमकेतु इगी संठान और अन्न मतलब आज्ञा लेना आज्ञा नाम है कलेवर विकृति। फिर इह भिन्न संधि भिन्न संधी आणि अभिन्न संधी कसं काढायचं इह इह अभिन्न संधी लेना है भिन्न संधी नहीं। गंठी मने ग्रंथी मान चयुपाय चतुष्पाद मतलब चतुपाद विज्जुजी मने विद्युत जिह्व नभा नभा मतलब नभ। फिर उसके बाद सदृश मतलब सदृश निलय काल काल केतु कालादि केतु मतलब काल काल जिसके आदि में ऐसा केतु काल केतु। अणयक्खा जे अनक्ष अनय
अनय नामक, अनय ही नाम देना, अनय नाम रखते ना अभी कोई कोई बच्चों का, अनय अनयक्का. सिंहाऊ, आऊचं काय केलं, सिंहायूच केलंय. सिंहायू, विपुल, काल, महाकाल, रुद्रनाम, महारुद्र, संतान, फिर उसके बाद संभव नामक, फिर सवट्ठी मतलब सर्वार्थी, दिशा, संति मतलब शांति, संतिनाथ बोलते ना, वत्थून मतलब वस्तून, निश्चल, ये नाम है निश्चल, निश्चल नाम, प्रलंब, निर्मंत्र, निर्मंत्र के बाद ज्योतिमंत, स्वयंप्रभ, भासुर, वीरज, निदुखो, तत्वों का तप्त आएगा, तप्त. फिर नहीं, तत्व के बाद तप्त नहीं है क्या, निर्मंत्र, ज्योतिष्मान, स्वयंप्रभ, भासुर, वीरज, निर्दुख, वीत शोक. तत्व मतलब उसके बाद ऐसा लेना है, तप्त नहीं लेना है. निर्दुख, वीत शोक. वीत शोक के बाद सीमंकर, क्षेमंकर, भयंकर, अभयंकर, विजय आदि 4 मतलब विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये भी नाम है यहाँ पर. विमल, तत्थ मतलब त्रस्त, विजयिष्णु, वियस मतलब विकस, करिकट्टी मतलब करिकाष्ठ, एक जडी, एगी जडी केले, करिकट्टी एगी जडी. एक अग्निजाल, जल केतु, अग्निज्वाला और जल केतु. केतु, क्षीरस, अघ, सवन, राहु, महाग्रह, भावग्रह, कुज, कुज मतलब मंगल, मंगल लिया है, कुज म्हणजे मंगल बराबर है. शनि मतलब शनेश्वर. फिर बुध, शुक्र, गुरु, ये बाद में लिए सब. शनेश्वर ये अपने अभी नवग्रह बोलते हैं ना, उसमें नवग्रह में कौन कौन से गिनते हैं, मंगल, शनेश्वर, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये 6 हुए. और केतु एक आया है, और राहु, राहु एक आता है ना ग्रह में, राहु है. केतु, राहु, मंगल और शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति, और रवि और सोम भी लेते हैं, चंद्र और सूर्य भी लेते हैं नवग्रह में. नवग्रह में चंद्र सूर्य लेते हैं. लेकिन वो ग्रह कैसे हो गए, वो ये मान्यता, लौकिक मान्यता है. चंद्र और सूर्य तो इंद्र प्रतिंद्र, उसको ग्रह मान लिया है. तो इस प्रकार 28 ग्रहों के नाम दिए हैं. अब आगे जम्बूद्वीप, भरतादी क्षेत्र, पर्वतों के तारा 2 गाथाओं के द्वारा कहते हैं. तो एक चंद्र संबंधी परिवार बताया. अब एक जम्बूद्वीप में कितने होंगे, भरतादी क्षेत्रों में कितने तारा होंगे, 66,975 कोड़ा कोड़ी एक चंद्र संबंधी इतने तारा है. तो अब यहाँ पर भरत क्षेत्र पर तारा कितने हैं, और एक एक भरत क्षेत्र पर्वत और हिमवान पर्वत, फिर उसके बाद में क्षेत्र, फिर पर्वत आता है. तो एक एक पर कितने कितने तारा है, 66,975 कोड़ा कोड़ी सब पूरे जम्बूद्वीप में. मतलब एक चंद्र संबंधी है, एक सूर्य संबंधी है, तो सब आधे भाग में आएंगे. तो सब दोनों मिलाएंगे तो दुगुने हो जाएंगे ना तारा. 66,975 का दुगुना करो तो उतनी तारों की संख्या हो जाएगी. और हर द्वीप और समुद्र, आप हर क्षेत्र और पर्वत के ऊपर कितने तारा हैं उसका प्रमाण निकालते हैं. वो ग्रह वगैरे ते पण दुप्पट एक एक चंद्रासंबंधी परिवार सांगितलं, त्याच्या दुप्पट होना सब. 28 के 2 गुना 56 हो जाएगा. 88 के 2 गुना 166 हो जाएगा ना, 176 हो जाएगा सब. लेकिन यहाँ पर वो ताराओं की संख्या बता रहे. तारा तो सब घूमते नहीं है, वो स्थिर भी है. इसे 9 दिसय भजिद तारा, सदा सग दुगुण सल समभत्ता, बरहादि विदे होतीय. अपन निकालते पहले, फिर वो पहले भी गाथा एक लगानी रह गई थी. अब 100 अपन बोले ना, वो सब गणित देखने के बाद गाथा लगाएंगे. 361 नंबर की 300 वो भी बताई थी, 360 और 361.
360 और 361 एक बार देख लेते हैं, उसको गाथा लगाते हैं। 360 नंबर की गाथा में क्या बताए? पुष्कर द्वीप समुद्र में कितने चंद्र और सूर्य की बिंब होते हैं वो बताए हैं। पुष्कर सिंधु भयधनम, पुष्कर सिंधु का उभय धन मतलब आदि धन और चय धन। उभय धन कितना है? चौघन गुण, 4 का घन कितना होता है? 4 का घन 64, 4 गुना 4 गुना 4 64, और 76 पभो और 176 से गुना, 176 गुना 4 का घन 100, उसका आदि धन आपने निकाला था ना, उसी समय बताना था। 176 गुना 4 का घन इतना धन है। और ऋण कितना है? 4 गुण 25, प्रत्यय कितना है? 4 गुना है। हर द्वीप समुद्र में 4 गुना होता जाता है। और ऋण जो है वो अड़कदी 8 का वर्ग, 64 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब 64 आया। और ये कितना? 176 गुना 64 है। ये धन है और ये ऋण है, ये दोनों धन है। और हर द्वीप और समुद्रों में धन 4 गुना होता गया है, 4 गुना 25, वो प्रत्यय जो है 4 गुना हुआ है। और ऋण जो है वो भी 8 का वर्ग है, और वो ऊपर ही 2 गुना कम, ऊपर जो है वो 2 गुना क्रम है। ये 360 नंबर की गाथा लगाना थे। और 361 नंबर की गाथा आणीय गुण संकलितम, ये अपने को गच्छ और आदि का प्रमाण और वृद्धि का प्रमाण ये तीनों बता दिए। एक में गच्छ बताया उन्होंने 359 नंबर की गाथा में, इसमें प्रभव बताया, पुष्कर समुद्र की संख्या वही प्रभव है और 4 गुणित है, तो तीनों संख्या मिल गए अपने को। तो इन तीनों के द्वारा गुण संकलन ला करके कुछ कम 5 जगह इसको स्थापित करके, और उसमें से कुछ कम करना, जो गुण संकलन आएगा जगत प्रतर पन्नटे प्रतरंगुल आए ना, उसमें जो ऋण रखा है वो कुछ कम है। हाँ, तो फिर उसमें 5 जगह उसको स्थापित करके फिर चंद्रादि गुणकार जो है उसको मिली दे, मतलब उसको मिला करके जोई से बिंबाणी सौवाणी, संपूर्ण ज्योतिष बिंबों का प्रमाण आता है। अब यहाँ पर ये हो गया। आगे 371 नंबर की गाथा, इसमें क्या निकाल रहे हैं? प्रत्येक भरत आदि एक जम्बूद्वीप में कितने तारा है, और फिर उसमें से एक एक क्षेत्र के ऊपर और एक एक पर्वत के ऊपर कितने तारा का प्रमाण आता है, वो निकाल रहे हैं। जम्बूद्वीप में ताराओं का प्रमाण कितना होगा? तो एक चंद्र संबंधी तारागण, एक चंद्र संबंधी कितने हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी है। इसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 चंद्र 2 सूर्य है वहाँ जम्बूद्वीप में, तो 2 से गुना किया तो 2 बे पंचे 10, अच्छा 1 बे 7 14 और 1 15, अच्छा 1 बे 9 18 और 1 19, अच्छा 1 बे संग 12, अच्छा 1 बेशक 12 और 1 रह गया क्या? यह लिखना 13, हाँ, तो एक मिलाना रह गया ना 13, अच्छा 1 बेशक 12 और 1 13, 1,33,950 कोड़ा कोड़ी, इतने ताराओं की संख्या एक जम्बूद्वीप में है। अब जम्बूद्वीप में भरत और आयरा क्षेत्र और पर्वत कितने हैं? जम्बूद्वीप की पूरी शलाका निकाली हुई है ना, तत्व सूत्र में आता है 190 शलाका है उसकी। हाँ, 190 शलाका तो 190 है। हाँ, तो पूरा जम्बूद्वीप, इसमें भरत क्षेत्र 1, हिमवान पर्वत
2 शलाका उसकी, म्हणजे इससे दुगुना उसका विस्तार है। फिर उसके बाद हैमवत क्षेत्र, तो उसकी 4 आएगी। फिर महाहिमवान पर्वत, उसकी शलाका 8। फिर उसके बाद निषद हरिहरी क्षेत्र, हरि क्षेत्र उसके 16 शलाका। फिर निषद पर्वत, उसके 32 शलाका। अभी ये थोड़ा सा आकृति छोटा छोटा निकालना पड़ेगा। हाँ, विदेह क्षेत्र 64 है। और इधर ये 64 छोड़ करके 32, 16, 8, 4, 2 और 1 इधर शलाका आएगी। तो इन सब का जोड़ करते तो कितना था, 1 और 2। हाँ, तो इधर ये 1 से लेकर के 32 तक उनका जोड़ क्या हुआ, अंत धनम गुण गुणियम 32 गुना 2 64, 64 -1 63। इधर ये 63 हो गए, इधर 63 हो गए और ये 64। 63 63 126 हो गए और 64 नहीं 190 हो गए बराबर। 64 प्लस 63 उधर के, 63 इधर के, तीनों को जोड़ते तो 3 और 3 9, 6 और 4 10। अच्छा 1, 6 और 6 12 और 6 18 और 1 9, ये 19, 190 शलाका होती है। अब ये 101 फिर भरत क्षेत्र के ऊपर कितने तारागण हैं, इस पर्वत के ऊपर कितने तारागण हैं उसको निकालना है। तो इन शलाकाओं से उन ज्योतिर्बिंबों की संख्या को भाग दो। 190 शलाकाओं में इतने तारागण हैं, तो एक शलाका में कितने होंगे, 100 प्रमाण राशि 190 शलाकाओं में फल राशि ताराओं की संख्या 1,33,950 कोड़ा कोड़ी इतने तारागण हैं। तो एक पर कितने आएंगे, एक शलाका में कितने आएंगे, तो इसको 190 का भाग देंगे तो कितने आते हैं 705। 190 का भाग इसमें देंगे तो कितना आता है, हाँ 190 गुणे 1339 करो, हाँ 0 0 निकाले, 19 7 133। बराबर। 19 का 7 भाग गया, फिर 9 को नहीं जाता है तो 0 आया, 19 पंचे 95, 705 कोड़ा कोड़ी इतने एक शलाका हुई। एक के बंटवारे में कितने आएंगे, एक शलाका में 705 कोड़ा कोड़ी आएंगे तारा। मतलब एक अपने भरत क्षेत्र के ऊपर कितने तारा हैं, 705 कोड़ा कोड़ी इतने तारे हैं। इसलिए वो देखते हैं ना आकाश में तो कितने तारे हैं, गिनो उसको। हाँ, तो लौकिक में उसको अगणित बोलते हैं ना, अनगिनत है तारे। चंद्र तो एक ही है, सूर्य एक ही है, लेकिन ताराएं बहुत सारे हैं, 705 कोड़ा कोड़ी है। तो यहाँ पर अब सबके से इसके निकालो, भरत क्षेत्र में कितने हुए, 705 हुए। तो यहाँ हेमवान पर्वत पर कितने होंगे, 705 गुना 2, तो कितने हुए वो 1410 कोड़ा कोड़ी। फिर उसको इधर ऐसा ही सीधा ही लिखते हो, गुना करते जाओ, 705 कोड़ा कोड़ी लगाना है सब में। फिर यहाँ इसका 2 गुना करो, 1410 कोड़ा कोड़ी। हैमवत पर्वत पर इसका 2 गुना करो तो 2820 कोड़ा कोड़ी। फिर इसके 2 गुना करो 5640 कोड़ा कोड़ी। फिर इसका 2 गुना करो तो नहीं 280 आएगा। फिर इसका 2 गुना करो 22,560। फिर इसका 2 गुना करो 44,000 नहीं ज़्यादा आएगा, 45,000 आएगा, 45,120। और इधर इतने ऐसे यहाँ पर इतने हैं, जितने भरत पर है उतने ऐरावत पर हैं, जितने हेमवान पर है उतने यहाँ रुक्मिणी पर्वत पर हैं। इधर
शिखरिणी पर्वत पर। अच्छा, ये हाँ? दो चंद्र के तारे हैं, हाँ तो चंद्र तो अलग अलग रहेंगे, बराबर है, तो एक साथ में 7 से 5 कोड़ा कोड़ी धरती के ऊपर कैसे रहेंगे? तो रहेंगे ना। चंद्र तो घूमेगा। चंद्र दो है तो वो एक इधर रहेगा ना, तो अपना ये भी क्षेत्र भी बढ़ गए ना, इधर भरत और इधर ऐरावत, इधर 705, ये तो आधे में बढ़ गए ना, इधर 705 आए और इधर 705 आए, वो भी तो इधर आधे उधर आधे हो गए ना। जैसे एक चंद्र इधर है तो एक चंद्र संबंधी इधर आ जाएंगे ना, एक चंद्र संबंधी इधर आ जाएंगे। जो 705 है ये दो चंद्र संबंधी है। नहीं भले हो, लेकिन अपने कितने हैं समझो, आप इसमें करो बंटवारा, खाली 66,975 में करो यहाँ तक वो, तो वो इधर यहाँ तर 64 के आधे इधर के लेने पड़ेंगे, आधे इधर के लेने पड़ेंगे, तो उतने हो जाएंगे ना बंटवारा। बराबर है ना, तो दो यहाँ इतनी शलाका है 63 हुई, उतनी ही शलाका उधर हुई ना, तो आधे उधर बढ़ गए ना और आधे इधर बढ़ गए ना को तारा। 705 इधर हो गए, 705 इधर हो गए, तो ये 705 इधर और 705 इधर, दोनों मिला के 705 है। आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? इधर एक चंद्र उधर एक चंद्र है ना, तो वो आधा चंद्र के वो एक चंद्र के उधर हो जाएंगे, एक चंद्र के इधर हो जाएंगे। 705 में से 705 में से नहीं, 705 इधर है, 705 इधर भी है। 66,975 कोड़ा कोड़ी एक इधर लगा दो, वो इधर आ जाएंगे, और 66,975 उधर लगा दो, उधर आएंगे। हे बरोबर आहे, तुम्ही आता म्हणले ते बरोबर आहे, पण आपण मगाशी जंबूद्वीप में ताराओं का प्रमाण निकालते समय हाँ, दोनों को जोड़ा, गुना 2 किया तो दोनों जगह का मिलाकर किया बराबर है, लेकिन वो सब जगह बढ़ गया ना, आधे दोनों चंद्रों में बढ़ गया ना वह। ठीक तो है, 190 में बांट दिया ना। हाँ 190 में बांट, एक सलाका उधर है, एक सलाका इधर है, हाँ तो 2 सलाका बढ़ गए, ठीक है। हाँ ऐसे। ये 2 इधर है, ये 2 इधर, इधर 4 है, उधर 4 है, इधर 8 है, इधर 8 है। हाँ बीच का जो है एक ही बार आता है। तो उसमें आधे आधे लेना ना, इधर के चंद्र के आधे और इधर के चंद्र के आधे, ऐसे। सलाका में बढ़ गया, हाँ 190 में बढ़ा। हाँ बराबर। आगे अब हाँ, तो ये ऐसे सबके मिला करके आ जाएंगे। तो इतना तो आपको पता चल गया, भरत क्षेत्र में 705 कोड़ा कोड़ी तारागण है। हाँ 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 आगे अब 372 नंबर की गाथा है। कितना आया उत्तर वो बता रहे हैं यहाँ पर, भरत क्षेत्र में कितने तारागण आते हैं। ये गाथा नहीं लगाई थी ना। 9 दिसय भजित तारा सग दुगुन दुगुन सल समभत्ता। 190 से भजित तारागणों को 190 से भाग दो, तो अपने अपने दुगुन दुगुन जो शलाका है, प्रत्येक की शलाका दुगुनी दुगुनी है। भरत की एक है तो बाकी विदेह तक दुगुनी दुगुनी है, फिर उधर उतनी ही है। तो अपने अपनी द्विगुण दुगुण शलाका से गुना करने पर भरतादि से लेकर विदेह पर्यंत तारा होते हैं, वर्ष में और वर्षधर में, क्षेत्र में और पर्वत में। और फिर उधर मतलब दुगुने दुगुने होंगे, और उधर से देखेंगे तो उधर से दुगुने दुगुने हो जाएंगे। आगे आगे कितने आते हैं एक शलाका में वो बताते हैं यहाँ पर। 190 का भाग देने पर कितने तारागण आते हैं। 75 सत्तसया कोड़ा कोड़ी भरह ताराओ दुगुणा हुविदे होत्य तेन परम दलित दलित। भरह ताराओ, भरत क्षेत्र की तारा कितनी है। 75 सत्तसया, 5 उत्तर जिसमें ऐसा 700 कोड़ा कोड़ी, 705 कोड़ा कोड़ी एक भरत क्षेत्र के तारा है। और विदेह होती दुगुना, विदेह क्षेत्र तक वो दुगुना दुगुना होता गया है। फिर उसके बाद तेन परम दलित दलित कमा, उसके बाद आधा आधा होगा,
पुनः इसका आधा 22,560 होगा, फिर उसका आधा 11,280, फिर उसका आधा 5,640। एक एक द्वीप और समुद्र पर ऐसे क्रम से, द्वीप नहीं, अब एक एक क्षेत्र पर्वत पर ऐसे लगाओ। तो इतने ताराओं की संख्या होती है। अब आगे लवण समुद्र से लेकर, ये जम्बू द्वीप में बताया उन्होंने, और उसका अंतर भी बताया था। जम्बू द्वीप में एक चंद्र से दूसरे चंद्र का, और एक सूर्य से दूसरे सूर्य का, वो कितना अंतर होता है। नहीं, कहाँ का बताया था वो, उधर का बताया था शायद। हाँ, आगे बताया था। एक जो वलय था पुष्करार्ध में, उस एक वलय जो है उसकी परिधि कितनी है वो निकाली थी, और उस परिधि पर एक एक चंद्र और दूसरा चंद्र, उसमें कितने अंतर है बताया था। अब यहाँ पर लवण समुद्राधिक में जो है, या तो एक ही चंद्र ये है, एक इधर है एक उधर है, उसका अंतर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लवण समुद्र में इधर 2 चंद्र, इधर 2 चंद्र, इधर 2 सूर्य, उधर 2 सूर्य, आधे आधे में बढ़ जाते हैं ना इधर उधर, तो उसमें अंतर कितना है वो निकाल रहे हैं। लवणाधिक सवर्ण समुद्र से लेकर आधा पुष्करार्ध तक स्थित चंद्र और सूर्यों का अंतर कितना है। एक चंद्र से दूसरे चंद्र का, एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर कितना है। सगर विदल बिंबूण लवणादि सग दिवाय रद्दहिदा सूरंतरम तु जगति आसन्न पहंतरम तु तत्सदलम। इसको भी पहले देखना पड़ेगा। सगर रवि दल बिंब ऊणा, अपने जो चंद्र और सूर्य की जो संख्या है उसका आधा करना, और उसको उतने बिंब से ऊण लवणादि समुद्र की जो व्यास है, अपना अपना व्यास है, उसमें से उसको घटाना। तो वहाँ पर जो अंतर आएगा, मतलब यहाँ पर कैसा है वो पहले समझो तो समझ में आएगा। इसका सूत्र बनाएंगे तो एकदम सरल जाएगा। फिर बीच में जम्बू द्वीप है ये, और इसके बाहर लवण समुद्र है। अब यहाँ पर ये जम्बू द्वीप की वेदी है। इधर यहाँ से यहाँ लवण समुद्र कितना है, 2 लाख योजन है। इसका वलय व्यास कितना है, 2 लाख योजन है। अब यहाँ पर इधर 2 चंद्रमा और इधर 2 चंद्रमा है, इधर 2 घूमते हैं, मतलब ये 2 पूरी प्रदक्षिणा करते हैं, इधर से इधर आते हैं, ये 2 इधर से इधर आते हैं। तो ये 2 चंद्रों का अंतर कितना है, या 2 सूर्य का अंतर कितना है, और फिर वो अंतर निकलने के बाद इधर से इसका कितना अंतर है अभ्यंतर वेदी से, और इसका ये बाह्य वेदी से कितना अंतर है। ये 2 प्रकार का अंतर निकालते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ज़्यादा है अंतर दोनों में, और एक कम है। तो यहाँ पर ये इनकी एक गली है, ये परिधि है ये घूमने की, और ये चंद्र ऐसा इधर से ही घूमते हैं। घूमेंगे ऐसा, इधर से ये इधर आएगा, ये इधर से इधर जाएगा। वो बाद में सब 4 क्षेत्र कैसा है वो बताएंगे, खाली अंतर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इस सूर्य से इस सूर्य का अंतर कितना, या इस चंद्र से यहाँ के चंद्र का अंतर कितना है, उसका प्रमाण निकालने के लिए कैसा निकालेंगे। तो ये 2 लाख का व्यास है। तो यहाँ सूत्र अपन बनाते कि अपने अपने स्थानों के जितने सूर्य हैं उनका क्या करना, आधा करना।
इधर 2 और इधर 2 है ना, इसलिए आधा करना, क्योंकि इधर आधे और इधर आधे हैं, इसलिए उनकी बिंबों की जितनी संख्या उसका आधा करो, और उसको बिंब का जो व्यास आएगा उसका गुना करो। ये भी व्यास घटेगा ना, ये अंतर निकालने के लिए ये व्यास है, ये व्यास है इसका, तो इस व्यास को घटाओ। ये 2 लाख में से जितने चंद्र और सूर्य उसका आधा करो, और उस आधा के व्यास को गुना करो। एक सूर्य या चंद्र के विमान का जो व्यास है उससे गुना करो, और उसको उस व्यास में से घटाओ। घटाने के बाद जो लब्ध आएगा उसका आधा करो, बिंब संख्या से आधा करो। तो वहाँ एक इससे दूसरे चंद्र का या एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर आएगा। पहले अपन सूत्र बनाते हैं यहाँ पर। व्यास मतलब वलय व्यास ले लो उस द्वीप या समुद्र का, जिसका निकालना है उस समुद्र या द्वीप का वलय व्यास। थोड़ा समय नज़दीक लेते हो, फिर मुझे जाना पड़ता है इधर। वलय व्यास माइनस क्या करना है, इन दोनों का जो व्यास है वो घटाना है। तो लवण समुद्र में 4 है, अपन सूत्र बनाते हैं वो सब द्वीप और समुद्र में लगेगा, इसलिए जितनी बिंब संख्या है वलय व्यास में 4 है, 4 या 8 है, 16 है, या अपना जो आगे है 12 है, वो बिंब संख्या लेंगे। बिंब संख्या को आधा करो, और इस उसके व्यास से उसको बिंब का जो व्यास है उससे गुना करो, तो ये दोनों का ही प्रमाण आ जाएगा। ये बिंब का जो व्यास है उससे गुना करो, और इसको वलय व्यास में से इसका इतना प्रमाण घटाओ। फिर जो आएगा उसको बिंब संख्या के आधे से भाग दो, क्योंकि उतने अंतर आएंगे ना, फिर वो जितने बिंब होंगे वहाँ पर उतने अंतर इधर आधे होंगे, इसलिए बिंब संख्या का आधे से भाग दो। तो क्या होगा, एक चंद्र से या एक सूर्य से दूसरे सूर्य का, एक चंद्र से दूसरे सूर्य का अंतर आएगा, सब आगे के द्वीप समुद्रों में सभी के लिए। वो एक साइड का ही होगा ना, एक चंद्र से दूसरे चंद्र का ऐसा का है ना। तो यहाँ पर लवण समुद्र कितना है, 2 लाख है, 2 लाख। इसको इधर मिटाती हूँ तो इधर कर सकते हैं नहीं तो। 2,03,4 माइनस लवण समुद्र में बिंब संख्या कितनी है, 4 है, 4 का आधा किया। उनका एक सूर्य का व्यास कितना है, 48/61 योजन है, इसको इसमें से माइनस करेंगे। और बिंब संख्या कुल कितनी है, 4, उसका आधा से भाग देंगे, बराबर। अब यहाँ पर 4/2 है, 2 से भाग दो, यहाँ पर 2 आया, 48 दूनी 96, 96/61, 2,04,5 उसमें 96/61 का भाग दिया, तो कितना है यहाँ पर 61 गुना 2 लाख करना पड़ेगा ना। वो अब हाँ बाद में करना है, उसको एक एक हल करते हैं ना। 4 का 2 तो या 2 ही रह गया, उसका आधा करेंगे बाद में। तो 2 लाख में से इतना घटाया, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 61 का इससे 2 लाख से गुना करेंगे और 61 का भाग देंगे। तो 2 लाख गुना 61 कितना हो गया, 122 लाख, मतलब 1,22,00,000 हो गया। पाँच है ना, 0 बराबर है। उसमें से 96 माइनस करना है, भागे बटे 61।
98 माइनस किया तो 4 आएगा ना लास्ट में। करो अपना तो चल जल्दी आएगा। 10 में से 6 गए, 4 बचे। फिर 10 में से 10 गए, 0। फिर अच्छा 1। फिर 10 में से 1 गया, 9 रहे। फिर 0 0 आएंगे। हाँ वापस अच्छा जाएगा तो 9 आएगा, वापस अच्छा जाएगा तो 9 आएगा, बराबर है। फिर वहाँ वापस अच्छा जाएगा तो 1 आएगा ना, 1 आए ना। फिर हाँ हाँ कितना हो गया, 12 करोड़, नहीं 1,21,00,000। हाँ नहीं 21 लाख, 1,21,99,904 बटे 61। तो 61 का भाग देने के बाद यहाँ कितना आता है पूरा, 99,000। इसका भाग देते हैं ना तो कितना आता है, 1 आएगा ना पहले। हाँ अभी वो एक साथ दे देंगे क्या उसको। हाँ 61 गुना 2, ये 2 है ना, ये 2, इसको भी गुना कर दो तो 122 आ जाएगा। तो 122 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा अंतर, फिर 99 आ जाएगा, वो 99,999 योजन। करना है तो अपना कर दो भाग, तो सबको संतुष्टि होती है। 122 का भाग 1219, 121 में नहीं जाएगा तो 1219 में आएगा। तो 9 का भाग जाएगा, 122 गुना 9 कितना आएगा, 9 दूनी 18, अच्छा 1, 9 दूनी 18 और 1 20, 19, अच्छा 1, 9 1 के 9 और 1 10, 1098 हो गया, बराबर है। 1219 में से माइनस करेंगे 1098, तो कितना शेष रहेगा, 1, 11 में से 9 गए, 2, अच्छा 1 रह गया, 121 ही रहेंगे सब जगह। हाँ 2 9 गए ना तो 9 9 का ही भाग जाएगा सब रास्ते तक। फिर कितना शेष रहेगा, 99,999 आएगा, सब जगह ऐसे 9 9 का ही भाग जाएगा तो 99,999। जरा पटकन सांगत पुढचा 26 भागिले 122, हाँ 26 रह जाएगा लास्ट में 122। इतना क्या होगा, अंतर निकलेगा कि यहाँ इस सूर्य से लेकर, इस सूर्य का निकाल रहे ना, इस सूर्य से इस सूर्य का बीच का अंतर गैप कितना होगा, 99,999 योजन होगा। अब इसका बीच का अंतर हो गया, अब उतना ही रह गया ना शेष, क्योंकि अपने 2 से भाग दिया है वहाँ पर पूरे जो आया था उसको। तो फिर यहाँ वेदी से इस सूर्य का अंतर कितना है, तो जो अंतर इसका आया है 99,999 बटे 26 बटे 122, इसको आधा करो तो वेदी से अंतर सूर्य का कितना है वो निकलेगा। तो 2 का भाग दिया तो कितना है यहाँ पर, बेचौक 8, पुन्हा 1 रहा 92 18, पुन्हा 1 रहा 92 18, पुन्हा 1 रहा 92 18, फिर 92 18, 49,999 और 1 रह गया था, यहाँ लास्ट में 1 रहेगा ना, फिर उसका 26 बटे 122। इसका भाग दिया उन्होंने, इसको क्या किया, ये है ना, ये जो आया है ना, इसको 2 से अपवर्तन करो,
13 आएगा और 13 से 61 आएगा, 13 से 61 आएगा। अब इसका आधा करते समय लास्ट में 1 रह गया ना, तो 1 को अलग करो, बाकी शेष कितना रहेगा यहाँ पर 49,998। और जो नहीं, एक कम करके उसको घटाएं। इन दोनों का अंतर तो ये आ गया 99,999 और 13/61, ये दोनों का अंतर आ गया। अब जो ये अंतर आया है उसको 2 से भाग देना। इसमें एक कम कर दो पहले। हाँ, 1 कम करके, कम करके हाँ 1 कम कर दिया तो ये इतना आया, ये बता रही मैं। और 1 सही 13/61 रह गया, उसका आधा करना पड़ेगा ना। 99 आया पूरा उधर, 49, 99 हाँ ये पूरा है और एक अलग लिखा है। हाँ, एक मैं वही बोल, बाद में इसको कम करेंगे। 1 सही रह गया और 13/61 है ना ऊपर, इसका भी आधा करना पड़ेगा ना। इसका आधा करेंगे तो 61 गुना करेंगे 61/13, 74/61 हो जाएगा। यहाँ पर इसका आधा करना है, कुछ नहीं है, एकदम सरल है। बाकी इस संख्या का आधा करो, कैसे करना है आधा, तो 2 का भाग दिया तो 49,999 आ गया और पुनः 1 रह गया ना शेष। यहाँ पर 92 18 करेंगे तो 1 शेष रहेगा कि नहीं, फिर 1 सही 13/61 अभी रह गया, उसका आधा करो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, तो 74/122 आएगा वापिस। कितना आएगा यहाँ पर, ये 1 है और उसमें 13/61 मिलाना है। तो यहाँ पर 61 गुना करेंगे, 61 का भाग देंगे, 61 गुना 61 भाग देंगे, तो 61 और 13 मिलाएंगे तो 74 हो गए। 74/61 इसका आधा करो तो 74/122 हो गया। और 74/122 को पुनः 2 से अपवर्तन करो तो 37/61 आएगा। तो आधा कितना यहाँ 49,999 सही 37/61, इतना आधा आ गया इसका। 99,999 13/61 का इतना आधा आ गया। तो ये जो अंतर निकाला है यहाँ पर, ये 2 सूर्य है, तो इनके दोनों का अंतर तो 99,000 ही आ गया। अब ये जो आधा रह गया है पुनः, तो ये इधर का आधा अंतर है और इस वेदी से इसका अंतर है। तो इस वेदी से अभ्यंतर जम्बूद्वीप की वेदी से सूर्य जो है लवण समुद्र का कितनी दूरी पर है, 49,999 सही 37/61 दूरी पर है। और दूसरा सूर्य इधर से कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है। और ये मतलब ये चारों जोड़ो। अब ये प्रमाण, पुनः ये चंद्र का व्यास, सूर्य का व्यास, पुनः ये बीच का अंतर, पुनः सूर्य का व्यास, पुनः ये अंतर, ये सब मिलाएंगे तो 2 लाख आएगा वापस। कल करेंगे, उद्या करूया परत हे, म्हणजे अजून सगळ्याचं काढायचं आहे पूर्ण, लवण समुद्र का, फिर वैसे आगे के समुद्रों का, ये सूर्य का निकाला, फिर चंद्र का निकालेंगे। अब ये सूत्र के माध्यम से आप प्रैक्टिस करो। ऐसे लवण समुद्र, धातकी खंड, फिर कालोदरी समुद्र और पुष्करार्ध द्वीप, इन सब में चंद्र से दूसरे चंद्र का, वहाँ पर जितने सूर्य चंद्र होंगे 12 होंगे, 42 होंगे, 72 होंगे, उसको लेकर के करना। हाँ सोलह है, आपको तो कुछ कठिन नहीं है। गणित आने जिनको आता है जो उनको कुछ कठिन नहीं है, जिनको गणित कठिन लगता है उनको कठिन लगता है। ओ हाँ, देखिए गणित में पक्का था।
हाँ, और ये संतुष्टि देखते कि समझ वो संतुष्टि भी सरल है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं तो संतुष्टि बहुत सरल है, अंक से भी सरल है वो। हाँ, जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए, ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, ये सब प्रकाशमान देव है। इनके बिंबों का अगणित प्रकाश है। अगणित ताराएं बाहर के आकाश में, नभ में फैले हुए हैं। अब अपने चैतन्य आकाश को देखिए। ये मेरा चैतन्य आकाश, इसमें एक एक गुण प्रकाशमान है। अपने भीतर देखो, अपने लोक को देखो। यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण इस मेरे एक आत्मा रूपी सूर्य में, आलोक में छाए हुए हैं, फैले हुए हैं। इनके प्रकाश में अपने को देखिए। मैं भी एक ज्ञान प्रकाश से संपन्न ऐसा जीव हूँ। यह मैं ज्ञान आलोक रूप हूँ। मुझे बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। बाहर प्रकाश न होते हुए भी मैं भीतर दैदीप्यमान हूँ, चकचकायमान हूँ। अपने को देखने के लिए तो बाह्य प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। एक ज्ञान प्रकाश ही अपने को और संपूर्ण विश्व को जानने में समर्थ है, प्रकाशित करने में समर्थ है। ऐसे इस महिमावंत अपने निज आत्मा को देखिए। तारा तो असंख्यात है। इस मुझ चैतन्य आलोक में गुण अनंत भरे हुए हैं। उन अनंत गुणों से संपन्न यह मैं श्रीमंत हूँ, लक्ष्मीवान हूँ। अनंत गुणों के साम्राज्य का एक अधिपति हूँ। अनंत गुण ऐश्वर्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ज्ञान स्वरूपोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवसाहु।